नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नेटवर्क चैनल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क। इस चैनल में हम आपको केमिस्ट्री का अध्ययन तो कराएंगे, केमिस्ट्री की नॉलेज तो देंगे ही, साथ में इसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग से भी जोड़ा हुआ है जिससे आपकी अर्निंग भी होगी। इस चैनल में हम 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन नीट की तैयारी कराएंगे। ये चैनल के द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही अध्ययन कर सकते हैं। YouTube के द्वारा आप केवल हमारी रिकॉर्डिंग्स को ही सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके अलावा हम गूगल मीट पर भी उपलब्ध है जहां पे ऑनलाइन क्लासेस होगी जिस स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा पहला चैनल है जिसमें पढ़ाई को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ा है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सी सुनी होगी, लेकिन ये पहला चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन आपको दे रहा है। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं, आपको एक यूज अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको यूज अमाउंट स्पेंड नहीं करना है, आपको मात्र 200 रुपये पर मंथ देना है। जिस दिन आपका कोर्स खत्म हो जाए उस दिन के बाद से आप पैसे देना बंद कर सकते हैं, और इस चैनल के थ्रू आप खुद भी कमाई कर सकते हैं। इसलिए हमारा टैगलाइन है अर्न विथ लव। पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कीजिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं 12th के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पर। आइए तो अपन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांडे सर आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। आज हम सरफेस केमिस्ट्री के 3वें चैप्टर कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कोलॉइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, शोधन कैसे होता है, इनका उपयोग क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है, कैसे वो मिल सकते हैं। इस तरह हम इस कोलॉइड के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है, कोलॉइड होते क्या है। कोलॉइड कुछ नहीं है, कोलॉइड पार्टिकल्स के बारे में बात की गई। पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसके बेस पे हम इनको नाम देते हैं कि कोलॉइड है क्या है। ठीक है, क्या होता है, जैसे एक बहुत छोटा सा पत्थर हो, एक बड़ा साइज हो सकता है, एक इतना बड़ा साइज हो सकता है। तो साइज के बेस पर जैसे हम इसे बड़ा पत्थर कह देते हैं, बड़ा पत्थर, इसे हम छोटा पत्थर कह देते हैं, छोटा पत्थर, या इसे हम कहते हैं जैसे चूर्ण भी कह सकते हैं, बहुत छोटा होता है। तो हमने इसको किस बेस पे बात करा है, इनके साइज के बेस पे। ऐसे ही कोई भी पार्टिकल्स हो, उनमें कोई ना कोई साइज होगा, उन्हीं साइज के बेस पे हम उनका नाम देते हैं। और यह देखा जाता है कि क्या ये फिल्टर पेपर से पार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्या ये अर्धपारगम झिल्ली को पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सब गुण के बारे में देखकर हम उनको पर्टिकुलर नाम देते हैं। और यह कार्य थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जिनके कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच हो, 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच हो, या 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच हो, या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, या 1 म्यू से 10⁻³ म्यू के बीच हो। ऐसे पार्टिकल सब क्या कहलाते हैं, कोलॉइड पार्टिकल। ठीक है, तो थॉमस ग्राहम ने बताया था सबसे पहले कोलॉइड के बारे में। उन्होंने बताया था कि वे कण
जिनका आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच या 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, वे कोलॉइड कण कहलाते हैं। ये कण अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं, एसपीएम से पार नहीं हो पाते हैं, किंतु फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं। ठीक है, तो थॉमस ग्राम ने क्या बताया था, वे कण जिनका आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच या 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच या 1 म्यू से 10⁻³ म्यू के बीच होता है, कोलॉइड पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये कोलॉइड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, किंतु अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो होता है, अगर इनका साइज छोटा हो तो क्या कहलाते हैं, वे कण जिनका आकार कोलॉइड कणों के आकार से छोटा होता है क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ इंग्लिश में कहते थे क्रिस्टलॉइड, वे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। और क्रिस्टलॉइड क्या होगा, जब छोटे हैं, ये फिल्टर पेपर से तो पार हो रहा था, सेमी परमेबल से भी हो रहे थे कोलॉइड, तो और छोटा है तो सेमी परमेबल से पार रहेंगे। तो क्रिस्टलाभ अर्धपारगम्य झिल्ली व फिल्टर पेपर दोनों से ही पार हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि छोटा, बड़ा भी हो सकता है। तो वे कण जिनका आकार कोलॉइड कणों से बड़ा होता है, वे कण जिनका आकार कोलॉइड कणों से बड़ा होता है निलंबन कहलाते हैं, सस्पेंसॉइड, सस्पेंसॉइड निलंबन। ठीक है, अगर बड़ा आकार है तो एसपीएम से तो पहले कोलॉइड नहीं पार करते थे, तो कोलॉइड के कारण जब जे नहीं पार करते तो ये भी पार नहीं करेंगे, लेकिन फिल्टर पेपर से पार हो रहे थे कोलॉइड, और ये फिल्टर पेपर से भी पार नहीं होते। क्लियर? तो कोलॉइड क्या होते हैं, सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, थॉमस ग्राम ने। इन्होंने बताया था कि वे कण जिनका आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर या 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच होता है, वे कण जिनके विलय के कणों का आकार, वे कण जिनका आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर या 10 की घात -7 से 10 की घात -9 मीटर के बीच होता है, कोलॉइड कण कहलाते हैं। कोलॉइड कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं और फिल्टर पेपर को पार कर लेते हैं। तथा वे कण जिनका आकार कोलॉइड कणों से छोटा होता है, वे क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, क्रिस्टलॉइड। ये अर्धपारगम्य झिल्ली तथा फिल्टर पेपर दोनों को ही पार कर लेते हैं। और वे कण जिनका आकार कोलॉइड कणों से बड़ा होता है, उन्हें सस्पेंसॉइड कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली और फिल्टर पेपर दोनों से ही पार नहीं हो पाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इंग्लिश में द पार्टिकल्स इन विच साइज रेंज बिटवीन 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर or 10 to the power -7 to 10 to the power -9 meter are called colloid particles. Colloid particles can pass through filter paper but not pass through semi-permeable membrane. Okay? If the size of the particle is lower than that of the colloid particle, then it is called crystalloid. Crystalloid can pass through semi-permeable membrane as well as filter paper, both. If the size of particle is more than colloid particle, then it is called suspensoid. And suspensoid neither pass through filter paper nor through semi-permeable membrane. Okay? अब जब ये पार्टिकल हमें मिल गए, पार्टिकल कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर
हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। इसमें कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट के रूप में कार्य करते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूट के रूप में, तो सॉल्यूट ही बोलते हैं। तो इसीलिए इनके साइज के बारे में बात की, ठीक है। और जो सॉल्वेंट के साथ मिलेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देंगे। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जब इनका सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्यूशन 3 तरीके से बनता है। एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन। दूसरा होता है ट्रू सॉल्यूशन, इसे कहते हैं वास्तविक विलयन। और तीसरा होता है सस्पेंशन, निलंबन। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले जो देखना होता है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन हमने बताया पार्टिकल्स कितने होते, 3 तरीके के थे, एक कोलॉइड आकार के, एक क्रिस्टलॉइड आकार के, एक सस्पेंसर के। अगर क्रिस्टलॉइड आकार के माने कोलॉइड से छोटे वाले पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ मिलते हैं तो अपना सॉल्यूशन बनाते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होने के साथ साथ ये कैसा होता है, इसमें कोलॉइड पार्टिकल छोटे होते हैं, तो छोटे होने के कारण ये पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। तो घुल जाते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? समांगी होती है। तो ये कैसा होता है नेचर में? नेचर समांगी, होमोजीनस, होमोजीनस। ठीक, अब अगर कोलॉइड पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ मिल जाएंगे तो वो अपना कोलॉइडी सॉल्यूशन बना लेंगे, कोलॉइडी विलयन बनाएंगे। लेकिन कोलॉइडी विलयन में क्या होता है कि पार्टिकल्स को जब स्टीयर करते हैं, हिला देते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें किसी नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन विशेष स्थिति में देखेंगे तो इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसा विलयन बनाएंगे? दिख रहे हैं तो ये कैसा होगा? हेट्रोजीनस, विषमांगी विलयन। समांगी का मतलब समान रूप से वितरित हो या तो होती नहीं है, तो ये विषमांगी है। हेट्रोजीनस, और ये भी कैसा होगा? हेट्रोजीनस, क्योंकि इसमें भी नहीं टूटते। इसमें भी जब पत्थर डाल देंगे बड़ा सा, क्योंकि इसका आकार तो कोलॉइड से भी बड़ा हो गया, तो ये नहीं टूटेगा। दूसरा इसमें होता है कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों का आकार। इसमें क्या होता है? 10 to the power -7 to 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? इससे छोटे होते हैं, तो लोअर देन या ऐसे कह सकते हैं कोलॉइड से कम। वास्तविक विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? कोलॉइड पार्टिकल से कम होता है, और सस्पेंसर के क्या होता है? कोलॉइड से अधिक। ठीक है, तीसरी बात इनकी फिल्ट्रेबिलिटी देखते हैं, क्षणनता, फिल्ट्रेबिलिटी माने किससे छनते हैं? तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली और फिल्टर पेपर, एफपी मींस फिल्टर पेपर, दोनों से ही पार हो जाते हैं, दोनों को पार कर जाते हैं। ठीक, कोलॉइड कण की बात करेंगे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को तो पार नहीं कर पाते, उससे आर पार नहीं निकल पाते, लेकिन फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं। और सस्पेंशन, फिल्टर पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों को ही पार नहीं कर पाते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिफरेंस हो गए अपने पास। चौथा डिफरेंस देखें, दृश्यता, विजिबिलिटी। मिटा दो, ऊपर के मिटा दो। चलो देखते हैं, विजिबिलिटी, दृश्यता।
दृश्यता क्या होता है इसमें, इन्हें साधारण आंख से भी नहीं दिखाई देते हैं और ना ही ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। साधारण आंख से भी नहीं दिखते, साधारण आंख से नहीं दिखेंगे और माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है अति सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और ये साधारण आंख से दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। इसके बाद कुछ और अंतर आते हैं, जगह नहीं है, थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा इसको। जैसे आपसे कहा गया स्कंदन, आगे पढ़ेंगे स्कंदन क्या होता है। तो जी क्या होता है, स्कंदित हो जाते हैं, पहले वाले हो जाते हैं, दूसरे वाले भी हो जाते हैं और तीसरे वाले का स्कंदन नहीं होता। ठीक है, तो इसके ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, ये क्या होगा, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बताओ। नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे इसके अंतर हो गए। तो कॉलॉइड क्या थे, कॉलॉइड एक कणों के साइज के बारे में बात हुई है। तो वे कण जिनका आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच होता है, कॉलॉइड कण कहलाते हैं। और अब ये कण किसी विलायक के साथ संपर्क में आते हैं तो अपना विलयन बनाते हैं और ऐसे विलयन को कॉलॉइडल विलयन कहते हैं। यदि कणों का आकार, यदि विलय के कणों का आकार कॉलॉइड कणों से छोटा होता है तो वे क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। और क्रिस्टलॉइड जब विलायक के संपर्क में आते हैं तो अपना ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन बनाते हैं। ठीक है, और अगर कणों का आकार कॉलॉइड से ज्यादा होता है तो वे विलायक के संपर्क में आते हैं, अपना जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे सस्पेंशन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, आगे देखें। अब जो कॉलॉइड तो हो गया, कॉलॉइड के कण हो गया। अब कॉलॉइड के कण के आधार पर इनका वर्गीकरण क्या है, कितने तरीके के होते हैं वर्गीकरण। कॉलॉइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक, तो क्लासिफिकेशन इसमें कई तरीके से किया गया है। एक चीज और याद रख लेंगे हम कि जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन माने कॉलॉइडल विलयन की बात करेंगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज, DI, डिस्पर्स फेज। और विलायक को क्या कहते हैं, परिक्षिप्त माध्यम, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, विलय फ्लैग में कहकर DP और DM कहेंगे शॉर्टकट में। अब समझ में आ जाए, जहां हमने DP कहा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, विलय की और परिक्षिप्त प्रावस्था की, और DM का है तो माध्यम की बात है, सॉल्वेंट की, और वो क्या करेगा, डिस्पर्स मीडियम। क्लियर। अब हम DP और DM करेंगे, बता दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन इसका कई तरीके से। तो पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ DP एंड DM, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम के बीच में। तो उसके आधार पर अगर देखेंगे तो जो 8 तरीके के होते हैं और उस 8 तरीके के लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है। उस चार्ट को हम बना देंगे। ठीक है, वो चार्ट हम आपको आखिरी में बनाएंगे क्योंकि हर
जो चार्ट बनाएंगे उसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। बना लें, चलो बना देते हैं। पहले लिखेंगे हम, इसमें कॉलम बनाना पड़ेंगे हमें। पहले लिखेंगे तंत्र का नाम, तंत्र का नाम, ठीक है। फिर आएगा परिचित प्रावस्था, परिचित प्रावस्था को हमने क्या बोला था, डीपी। फिर लिखेंगे हम परिक्षिप्त माध्यम। अब हम इसको मिटा के ऊपर कर देते सबसे अच्छा रहेगा, तो 8 के 8 एक साथ ही आ जाएंगे। पहले होगा तंत्र का नाम, तंत्र का नाम, नेम, फिर डीपी, फिर डीएम, फिर एग्जाम्पल, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं हम टू सॉल्व। ठोस सॉल्व, इंग्लिश होता है सॉलिड सॉल्व, ठीक। दूसरा होता है सॉल्व, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। इंग्लिश वाले हम नीचे लिख रहे हैं, हिंदी ऊपर लिखते हैं पहले, ठीक है। दो प्रकार हो गए। तीसरा होता है एरोसॉल, ठीक। चौथा होता है जेल, ठीक। फिर आता है पायस, इमल्सन। फिर आता है फैन, फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। जैसे अपन द्रव सॉल्व भी कह सकते, फैन है ना, द्रव एरोसॉल भी। इसके बाद आता है ठोस फैन, ठोस फैन। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्व, सॉलिड फॉर्म। और लास्ट आता है ये कहलाएगा द्रव फैन, सॉरी द्रव फैन, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। और लास्ट आएगा फॉर्म, फैन। इसको याद करने के लिए देखो, पहले तीन के होंगे सॉलिड 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 सॉलिड, फिर तीन होंगे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और फिर दो होंगे गैस गैस। तीन होना चाहिए था, तीन है नहीं तो गैस कैसे हो गया। अब हम परीक्षण माध्यम की बात होगी, इधर सीक्वेंस बनेगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, है ये, ठीक। तो जी हमें याद रखना पड़ेगा, इनका फार्मूला भी बताएंगे कैसे याद करें। पहला होता है सॉलिड सॉल्व। सॉलिड सॉल्व ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डीपी और डीएम दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड सॉल्व कहलाते हैं, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल आएगा रंगीन कांच, स्टोन्स रत्न, मिश्र धातु एलॉय। क्या होगा सॉलिड सॉल्व का, प्यूमिस स्टोन, रूबी ग्लास, स्टोन्स, एलॉयस, रंगीन कांच, रत्न और मिश्र धातु। फिर आते हैं हम सॉल्व पे। सॉल्व का होता है पेंट्स, जो कलर आते हैं ना, पेंट्स, और धातुओं के कोलाइडी के लिए, ठीक है।
क्या हो गया इसके एग्जांपल? पेंस, स्याही, मल्लम, ऑइंटमेंट, द कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोसोल। एरोसोल का क्या होता है? धुआं, धुंध, धूल, डस्ट, स्मोक, धुआं, धुंध, ठीक है ना, धूल, धूल के का आदि। क्लियर? फिर आता है जेल। जेल का तो नाम से क्लियर रहेगा, जेली। ठीक है। दही, मक्खन, दही, मक्खन, कर्ड, बटर और मल्लम। जो आप टूथपेस्ट वगैरह लेके ऑइंटमेंट लगाते हो, जो दर्द होता है, तो वो सब इसी में आती है, जेल में। उसके पीछे लिखा भी रहता है जेल, आप देखना कोई नहीं। फिर आता है पायस। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते इसमें। इससे आता है दूध, क्रीम, दूध, क्रीम और तेल का द्रव में कोलॉइडल विलयन, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल इन लिक्विड। ठीक है। फिर इसके बाद आता है द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल का हुआ कोहरा, बादल, कोहरा, बादल। ठीक है। फिर इसके बाद आता है ठोस फैन, सॉलिड फॉर्म। इसके आता है प्यूमिज स्टोन, ब्रेड, रबर कॉर्क, वो खाते हैं ना ब्रेड, उसको ब्रेड, झाव पत्थर। ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या होता है? रबर कॉर्क। रबर कॉर्क मतलब ब्रेड, प्यूमिस स्टोन, रबर कॉर्क, ब्रेड, झाव पत्थर और रबर कॉर्क। फिर आता है फेन, साबुन के और सोडा वाटर के झाग, साबुन व सोडा वाटर का झाग। फॉर्म ऑफ सोडा वाटर एंड सोप। अब इस चार्ट का उपयोग क्या है डीपीडीएम के आधार पर? जैसे आपसे ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जेल और पायस के बारे में। तो जैसे आपसे पूछा गया जेल क्या है, तो जेल एक कोलाइडी तंत्र है, कोलाइडी विलयन है, जिसपे परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षिप्त माध्यम सॉलिड ठोस होता है। एग्जांपल लिख दिया। उन्होंने कहा पायस क्या? इमल्सन, ऐसा कोलाइडी विलयन जिस पर डीपी और डीएम परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव रूप में होते हैं, पायस कहलाता है। एग्जाम्पल को दूध और क्रीम। ऐसे अपने इस 8 की डेफिनेशन बताएंगे। कोई दिक्कत इसमें? उदाहरण बता लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण। कौन सा? क्या फॉर्मूले से बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव स्नेही कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड। द्रव स्नेही को इंग्लिश में कहते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है। इंग्लिश शब्द भी आप लोग याद रखना हिंदी वाले में। और जो होता है द्रव विरोधी कोलॉइड। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? द्रव विरोधी कोलॉइड। लायोफोबिक,
कोलॉइड। इन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, पूरा करेगा। कंपेयर के पॉइंट भी करेंगे, इन्हीं में बिंदु भी आएंगे, कौन कौन से पॉइंट कम करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट्स आएंगे, बिंदु पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात जो है, द्रव स्नेही कोलॉइड होते क्या है। द्रव स्नेही माने द्रव के साथ स्नेह करें, माने द्रव के साथ स्नेह करें माने ऐसे कण जो द्रव विलायक, द्रव हमेशा कहते हैं विलायक के रूप में, ऐसे कण जो द्रव विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से अपना कोलॉइडल विलयन बना लेते हैं, अर्थात जिनके बनाने के लिए हमें कोई विशेष विधि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कराते हैं। क्लियर। यदि द्रव जल होता है तो इसे एक्वाफिलिक या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे कोलॉइड कण में यदि इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो ये अविक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें वापस कोलॉइड अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणी कोलॉइड भी कहलाते हैं। ये कोलॉइड कण द्रव विरोधी कोलॉइड के स्कंदन को रोकते हैं, इसलिए इन्हें रक्षी कोलॉइड भी कहते हैं। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे इसमें द्रव स्नेही कोलॉइड में, ऐसा कोलॉइडल विलयन या वे कण जो द्रव विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से अपना कोलॉइडल विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। ये एक बार अवक्षेपित हो जाने के पश्चात पुनः कोलॉइड अवस्था में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणी कोलॉइड भी कहते हैं। ये द्रव विरोधी कोलॉइड के स्कंदन को रोकते हैं, इसलिए इन्हें रक्षी कोलॉइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर यदि द्रव जल हो तो इन्हें एक्वाफिलिक कोलॉइड या जल स्नेही कोलॉइड भी कहते हैं। क्लियर है। आप द्रव विरोधी, जो द्रव का विरोध करें माने द्रव के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होगा, इंटरेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इनमें तो इंटरेक्शन होगा तो हाथ जुड़ेगा, उसमें इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो दूर रहेंगे। उन्हें पर जोड़ने के लिए हमें विशेष विधि लेनी पड़ेगी, चाहे आपको हाथ से ताकत से लगाना पड़े, चाहे कोई विशेष प्रोसेस करे, तो वो उसमें विशेष करेंगे। तो ऐसे वे कोलॉइड, द्रव विरोधी में क्या आएगा, वे कोलॉइड कण जो द्रव विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से अपना कोलॉइडल विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात इनके कोलॉइडल विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियां प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। ये कोलॉइड कण एक बार अवक्षेपित हो जाने के बाद पुनः कोलॉइड अवस्था में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणी कोलॉइड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? इंग्लिश में बताए थे द्रव स्नेही कोलॉइड का, पार्टिकल्स विच इजिली फॉर्म colloidal solution as they come into contact with solvent or water. If the solvent is water, then it is called aquaphilic colloid or hydrophilic colloid. During the formation of lyophilic colloid, no special process will be required. आवश्यकता नहीं होगी। Next, if they get precipitated, they also once again convert into colloidal form. That's why it is called reversible colloid. It prevents the coagulation of lyophilic colloid. That's why it is called protective colloid. Clear? अब द्रव विरोधी में बात करें, the particles which do not form colloidal solution easily as they come into contact with solvent. The special process are used to form such type of colloid solution. These are called irreversible colloid because once they precipitate, they does not come back to or convert into again colloidal form. Okay? एग्जाम्पल भी इसके लेंगे। अब एक आता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड के बीच में डिफरेंस। यह डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, कम से कम 4-5 तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है ना। हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या क्या होगा आप बताइए। पहला, बनाने की विधि, प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोसेस। कोई विशेष विधि प्रयोग नहीं की जाती, विशेष विधि प्रयोग नहीं की जाती, विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। इसमें विशेष विधि की आवश्यकता होती है। क्लियर? कोई दिक्कत?
दूसरा स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। ये स्थायी होते हैं, स्टेबल, और ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट, ये उत्क्रमणी होते हैं। प्रकृति इसकी कैसे होगी? नेचर रिवर्सिबल, और ये इररिवर्सिबल। बताइए, क्योंकि एक बार अवक्षेपित हो जाएंगे, जब वापस अपने कोलॉइड अवस्था में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। नेक्स्ट, इन पर आवेश, चार्ज, माध्यम के पीएच पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू, डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट, और डज नॉट डिपेंड। क्लियर है? नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। इनमें बहुत कम होता है, वेरी स्लो होता है, इनमें फास्ट होता है, बहुत होता है, क्योंकि स्कैटरिंग बहुत धीमी गति से करते हैं, बहुत तेज करते हैं। वैद्युत कण संचरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचरण, इनका क्या होगा? वैद्युत कण संचरण, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है? वैद्युत कण संचलन नहीं दिखाते, मुझे दिखाते हैं। नेक्स्ट, विजिबिलिटी, दृश्यता। ये सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल आएगा इसका, लिखिए, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, और क्या होगा? स्टार्च, देखिए, प्रोटीन, रबर, एक्सेट्रा, और उसमें धातु भी कोलॉइड भी है, ठीक। नेक्स्ट आता है कोलॉइड बनाने की विधियां, बनते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, बनाने की विधियां। बनाने की इसमें दो विधियां होती हैं। ठीक है, एक होती है, बनाने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी है, दोनों बता सकते हैं कोई? बताइए, कौन बता रहा है? नहीं बता पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक होती परिक्षेपण विधि, एक होती संघनन विधि। परिक्षेपण विधि, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? डिस्पर्सन मेथड। और एक दूसरी कौन सी होती है? संघनन विधि। संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड क्या है? बताइए, कौन बताएगा? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं।
डिस्पर्सन माने होता है टूटना, डिस्पर्स माने फैल जाना माने टूट जाती है। तो डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है, कण टूटते हैं। तो इस विधि में बड़े आकार के कणों को कोलाइड आकार के कणों में बदला जाता है। डिस्पर्सन मेथड में क्या होगा, इस विधि में बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कोलाइड आकार के कणों में बदला जाता है। इन दिस मेथड लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू कोलाइडल साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अब ये क्या होती है, इसकी दो विधियां हैं। पहली कौन सी है, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड इलेक्ट्रिक आर्क मेथड विद्युत परिक्षेपण विधि। विद्युत परिक्षेपण विधि, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, ठीक है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम इन दोनों विधियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाते हैं हम विद्युत परिक्षेपण विधि, यानी विद्युत परिक्षेपण विधि। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि। इसे ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड, ये क्या है, विद्युत परिक्षेपण विधि और ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक। इसमें लिखेंगे, इस विधि द्वारा सामान्यतः धातुओं के कोलाइड विलयन तैयार किए जाते हैं। इस विधि द्वारा सामान्यतः धातुओं के कोलाइड तैयार किए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, एजी, एयू, कॉपर, जिंक, एफी आदि के कोलाइड, ठीक। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोडों को, देखो दो इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड के तार ऐसे घुमा के साइड, एक की साइड आ जाए, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोडों को जल से भरे, जल भर दिया अपन ने, ये क्या है, जल से भरे बीकर में या बर्फ में ठंडे हो रहे जल से भरे बीकर में डुबो देते हैं। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड तैयार होना था, जिस धातु का कोलाइड तैयार होना होता है, उसके दो इलेक्ट्रोडों को बर्फ में ठंडे हो रहे जल से भरे बीकर में डुबो देते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों के मध्य तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, जिससे इन धातुओं की पार्श्व बनती है, जो बर्फ में ठंडे हो रहे जल के साथ संघनित होकर अपना कोलाइडल विलयन बना देती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे जो जल से घुल कर अपना विलयन बना दिया। ऐसा कोलाइडल विलयन अस्थायी होता है। इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मात्रा KOH की मिला देती है। आए समझ में? इस विधि में जैसे हम सपोज करो कॉपर का बना रहे हैं, तो ये किसके होंगे? इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड।
तो क्या इस विधि में जिस धातु का कोलॉइड बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोडों को बर्फ में ठंडे हो रहे जल से भरे बीकर में लटका देते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित कर तीव्र ताप उत्पन्न करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं। आर्क जो होता है तीव्र ताप होता है, विश्व धातु पिघलने लगे। विद्युत धारा प्रवाहित कर तीव्र ताप उत्पन्न करते हैं जिससे धातु की रौनक पिघलती है और उनकी वाष्प बनती है। ये धातु की वाष्प बर्फ में ठंडे हो रहे जल के साथ संघनित होकर जुड़कर अपना कोलॉइडल विलयन बना लेती है। और ऐसा कोलॉइडल विलयन अस्थायी होता है। इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मात्रा QH की मिलानी होती है। क्लियर? इसमें क्या होगा इंग्लिश में, थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क ऑपरेटिंग आर्क मेथड द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स आर फॉर्म लाइक Ag, Au, Cu, Fe, etc. First we take 2 electrodes of the metals which convert into colloidal solution. 2 electrodes of metal suspended into ice cooled water. Electrodes of metals suspended into ice cooled water, and an electric arc struck between these 2 electrodes. An electric arc struck between these electrodes. Therefore, the vapor of the metal is formed, which condense with ice cooled water and convert into form colloidal solution. Such type of colloidal solution is unstable. For increasing its stability, we added some amount of QH and it. दिक्कत कोई समझ में आया अच्छे से? मैंने जिसका धातु का हमें कोलॉइड बनाना था उसके 2 इलेक्ट्रोड लिए, बर्फ में ठंडे हो रहे जल से भरे बीकर में लटका दिए, तो इनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करी, जिससे इसके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ताप उत्पन्न होगा, ताप के कारण धातु की वाष्प बनेगी और जो जल के साथ संघनित होकर अपना कोलॉइड बनाएगी। कोई दिक्कत है नहीं? दूसरी विधि क्या है? चलिए